जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, आज देखेंगे बिहार दरोगा का जो खान सर का पुस्तक है, जिसमें 19 प्रश्न पत्र दिया हुआ है और 10 प्रैक्टिस सेट। तो इसमें जो है 10 प्रैक्टिस सेट में यह पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यह जारी किया जाता है, इनके इसे यहाँ क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यह जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है तो विश्व आर्थिक मंच इसके द्वारा जो एक वार्षिक अध्ययन पर प्रकाशित किया गया है। और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 जो है विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 15वां संस्करण है। तो यह कौन सा 2020 में जो है, यह 15वां संस्करण था और यह दर्शाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ठहराव का एक बड़ा जोखिम है। जलवायु परिवर्तन कठिन और अपेक्षा से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। 100 से अधिक वर्षों में पहली जो है वैश्विक महामारी कोविड-19 ने दुनिया के अधिकांश आबादी के जीवन और आजीविका पर गंभीर जो है सामाजिक प्रभाव के साथ साथ आर्थिक संकट पैदा किया। डार्क नेट से जो संबंधित है, डार्क नेट तो यह जो है गैर पारंपरिक उद्देश्यों के लिए वेब का उपयोग करना, अवैध व्यक्तिगत जानकारी साझा करना और इंटरनेट पर पायरेट्स काम पर अंकुश लगाना, अवैध आवर्जन से सीमा को मजबूत करने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, तो डार्क नेट जो किससे संबंधित, यह जो है इसका 1 नंबर होगा, गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का उपयोग करना। डार्क नेट एक अद्वितीय अनुकूलित संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इंटरनेट के भीतर एक डार्क नेट एक ओवरले नेटवर्क है जिसे केवल विशिष्ट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या प्राधिकरण के साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो इंटरनेट सेवा प्रदान या सरकारी अधिकारियों द्वारा इसे दुर्गम बनाता है। डार्कनेट एक सामग्री जो है एन्क्रिप्ट्स है। डार्कनेट का उपयोग जो है किया जाता है, यह जो कंप्यूटर अपराध में लक्षित और बड़े पैमाने पर निगरानी से नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों की बेहतरीन रक्षा के लिए और डार्कनेट बाजार पर प्रतिबंधित सामानों की बिक्री के लिए। देश का पहला डार्कनेट नारकोटिक्स कोऑपरेटिव को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसे कथित तौर पर सैकड़ों अवैध ड्रग्स जो है पार्सल विदेशों में भेजे गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि संगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में। तो संगतेंग जो है वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ हो जाएगा, तो यह भूटान में स्थित है। संगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी भूटान के तारासिंग जिले में स्थित है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा का निर्माण करता है। यह पूर्वी नीले चीर तथा काली दूम वाले मेपवाई पक्षी सहित कई स्थानीय प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करता है और इसकी स्थापना का एक उद्देश्य मिगोई या यति जैसे प्रजातियों के संरक्षण करना था। यद्यपि इस जीव की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, परंतु स्थानीय लोगों में इसके प्रति दृढ़ विश्वास। और पूर्वी भूटान में स्थित संगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य पर बीजिंग द्वारा पूर्व दावा किए जाने के विरोध में भूटान विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास को आपत्ति पत्र निर्गत किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, चाबहार रेल परियोजना किस देश के द्वारा चलाई जा रही है। चाबहार जो है रेल परियोजना यह किसके द्वारा, यह हो जाएगा ईरान, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही है। तो ईरान ने एक ठोस निर्णय लेते हुए भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया में अपनी पहुंच और व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित किया था और इसके साथ ही कई विकासात्मक परियोजना सहित चाबहार के एक रेल परियोजना में भारत की भागीदारी थी, जिसे ईरान द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ईरान ने कहा है कि भारत इस परियोजना के वित्तीयन में देरी की है। चाबहार परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसके द्वारा भारत ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग स्थापित करना चाहता है।
नेक्स्ट दोस्तों, अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अटल नवाचार मिशन यह जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा हो जाएगा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में स्कूली छात्राओं के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। इसे भारतीय स्टार्टअप प्लाज्मो के सहयोग से लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य अटल टिकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्राओं के कौशल में सुधार करना है और उन्हें ऐप उपयोगकर्ताओं से ऐप के निर्माण करने वाला बनाना है। यह मिशन भारत सरकार के प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टॉप हैट फॉर प्रॉफिट, यह किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा सोशल मीडिया से। स्टॉप हैट फॉर प्रॉफिट, तो यह रंगभेद के विरुद्ध चल रहे आंदोलन के मध्य फेसबुक, इंस्टाग्राम के बहिष्कार और इसे विज्ञापन न देने की आवाज़ अमेरिका से उठी और अब भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में इससे प्रभावित देखा जा रहा है। यह अभियान अमेरिका के अनेक मानवाधिकार संगठनों ने सम्मिलित तौर पर प्रारंभ किया और इसे स्टॉप हैट फॉर प्रॉफिट का नाम भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों को 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया था? यह कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। डी नंबर इसका बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। यह देश के लोगों, विशेषकर ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाने के प्रधानमंत्री की सोच का नतीजा। नेक्स्ट है दोस्तों, चुशूल नामक स्थान कहाँ स्थित है? चुशूल नामक स्थान जो है यह लद्दाख में स्थित है। चुशूल यह भारत के लद्दाख में लेह जिला का एक गांव है। यह दरबुक तहसील में स्थित है जिसे चुशूल घाटी के नाम से जाना जाता है। 4360 मीटर की ऊंचाई पर रेजांग ला और पेंगोंग झील के करीब है। यह स्थान 18 नवंबर 1962 ईस्वी को रेजांग ला यानी कि चुशूल में अंतिम दौर से लड़ने वाले भारतीय सेना के लिए प्रसिद्ध है। इस महत्वपूर्ण जीत के बिना इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो सकता है। भारत और चीन के बीच चुशूल में कोर कमांडरों की चौथी दौर की वार्ता हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 1974 में इसे राष्ट्रीय वन्यजीव अभियान घोषित किया गया था। 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर और पार्क के पानी में गंगा डॉल्फिन भी पाई गई। इनमें से कोई भी क्या सही नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? यह जो है असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ का सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। 1974 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 2007 से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। 1985 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। 3 भी क्या है? सत्य है। और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ गंगा डॉल्फिन भी पाई गई। काजीरंगा के संरक्षण के प्रयासों का अधिकांश ध्यान 4 बड़ी प्रजातियों राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है। नेक्स्ट है दोस्तों, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना यह कहाँ? यह जो है झेलम नदी पर हो जाएगा। सी जो है इसका बिल्कुल सही है, झेलम नदी। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सूधौटी जिले में झेलम नदी पर स्थित है। अतः यह क्या है? कथन सत्य नहीं है। और पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्या है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सी नोफिल गन्ना
किससे संबंधित है? यह रक्त परीक्षण से संबंधित। किससे? इसका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्त परीक्षण से संबंधित है इंसिनोफिल गन्ना। इंसिनोफिल गन्ना एक रक्त परीक्षण गन्ना है जो श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC की संख्या को मापता है। और यह क्या करता है दोस्तों? यह जो है WBC की जो है संख्या को मापता है, जिसे इंसिनोफिल कहा जाता है। और जब व्यक्ति में कुछ एलर्जी संबंधी बीमारी, संक्रमण तथा अन्य चिकित्सीय स्थितियां होती है तो इसे इंसिनोफिल सक्रिय हो जाते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मरीजों में कोविड-19 की शुरुआती पहचान के लिए इस परीक्षण को हरी झंडी दिखाई थी। नेक्स्ट है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को खसरा मुक्त हाल ही में घोषित किया? यह हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। इनका इसका क्या हो जाएगा? B नंबर बिल्कुल सही। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में खसरा और रूबेला जो है श्रीलंका था मालदीव से समाप्त हो गया है। इस देश को खसरा और रूबेला को समाप्त करने के रूप में तब सत्यापित किया जब एक अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाली निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में 3 साल से अधिक समय तक खतरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण का कोई सबूत नहीं प्राप्त हुआ। नेक्स्ट दोस्तों 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था? यह हो जाएगा महिला शिक्षा में वृद्धि को लेकर के। इसमें तो महिला शिक्षा में वृद्धि को लेकर के किया गया था। और यह कब किया गया था? यानी कि अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस जिसकी स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिला और बच्चों की स्थिति में क्या करना था? सुधार करना था। नेक्स्ट दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह जो ये संबंधित था किससे? यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और कुंवर सिंह जो है यह बिहार से किए थे। तो इसलिए जो है कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा मौलवी अहमदुल्ला आदि 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। जबकि अशफाक उल्लाह खां काकोरी कांड से संबंधित। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके विदेश नीति में प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति बिल्कुल सम्मिलित था। उपनिवेशों की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ावा यह भी सम्मिलित था। हालांकि पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना यह सम्मिलित नहीं था पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता अपना आर्थिक सुधार करना था। इसके लिए उसे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों गुटों से सहायता की अपेक्षा थी, जो गुट निरपेक्ष रहकर ही प्राप्त की जा सकती थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति में पूंजीवादी साम्यवादी व्यवस्था रोकना नहीं चाहते थे, बल्कि दोनों मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाना चाहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने इंडियन मुस्लिम्स शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह जो है इसका क्या हो जाएगा? सर विलियम हंटर ने इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक जो है लिखी है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमा का सामना नहीं किया था? तो काकोरी कांड में जो मुकदमा का सामना कौन नहीं किया था, इसका क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। काकोरी कांड में मुकदमा का सामना किया था रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिरी। काकोरी केस में भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्लाह खां पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें शामिल थे, लेकिन वे बच निकले। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो इनकी मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारियों को फसल के आधे भाग को कम करके 1/3 करना था। तेभागा आंदोलन की अगर हम बात करें तो तेभागा आंदोलन वर्ष 1945 से 50 के मध्य हुआ था और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बंगाल था। तेभागा आंदोलन जिसकी शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद जिला में हुई थी और इस आंदोलन की मुख्य मांग जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को 1/3 करना था। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो वाल्टर जी रोसेन जो है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। बायोडायवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का संक्षिप्त रूप है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रॉसेन ने किया था। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है कौन कौन सा? इसका क्या हो जाएगा, यानी कि डी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसका जलवाष्प जो है कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे अधिक होता है 36.72, उसका कार्बन डाइऑक्साइड है 9.26, फिर मीथेन 4.9% और ओजोन 3.7%। नेक्स्ट है दोस्तों, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है किससे सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में समय में भारत मत्स्य पालन और मछली उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा नंबर पर है? यह हो जाएगा दूसरे नंबर पर मछली उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा नंबर पे है। मत्स्य पालन के जरिए मछली उत्पादन प्राप्त करने में भी भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान? यह 13वां स्थान हो जाएगा भारत में बिहार का। किंतु इस राज्य के गठन के बाद 13वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत जो है कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा रोहतास में। कहाँ पर? रोहतास का, भी बिल्कुल सही है। बिहार में प्राप्त महत्वपूर्ण खनिज कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिले में चूना पत्थर, नवादा जिले में अभ्रक और भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा जिले में क्वार्टर या सिलिका रेत, जबकि लखीसराय, मुंगेर, नालंदा जिले में क्वार्टर जाइट, मुंगेर जिले में टाल्क सोप स्टोन एस्टीटाइट। नेक्स्ट है मीठा जो है खारा, मीठा खीरा को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से? तो मीठा खीरा को जीआई टैग दिया गया, यह जो है इसका संबंध नागालैंड से। किस राज्य से? नागालैंड से हो जाएगा। नागालैंड का नागा खीरा या मीठा खीरा जो रसदार, मुलायम था, मीठा स्वाद है और जैविक रूप से उगाया जाता है, इसे भौगोलिक संकेत दिया गया है। यह अपनी मिठास और विशिष्ट हरे रंग के लिए जाना जाता है और इसमें कम कैलोरी और उच्च पोटेशियम पाए जाते हैं। मुख्य रूप से खरीफ फसल जो कि अप्रैल मई के दौरान मिश्रित फसल के रूप में नागा किसानों द्वारा अपने झूम खेतों में इनकी खेती पारंपरिक रूप से की जाती है। केन्याओं जैसी कुछ जनजातियां मिट्टी के प्रकार के आधार पर बीज विधि द्वारा पूरे वर्ष भर जो है खीरा उगाती पाई जाती है। नेक्स्ट है, गया में स्थित गर्म जलकुंड का नाम क्या है? यह हो जाएगा अग्निकुंड। यह गया में है। और मखदूम कुंड राजगीर में, जन्म कुंड यह मुंगेर, जबकि भीम कुंड मुंगेर में। नेक्स्ट है, बिहार में प्रतिशतता की दृष्टि से, परसेंट की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा? यह हो जाएगा पश्चिम चंपारण। एक नंबर बिल्कुल सही है, पश्चिम चंपारण, जो कि 6.35% है। उसके बाद कटिहार, फिर जमुई, तब पूर्णिया आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में चेंचू जनजाति पाई जाती है। लेप्चा सिक्किम का है, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का और डाफला अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें और यह अरुणाचल प्रदेश से जो बहने वाली नदी है उसको छांटना है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त जो है, जैसे बाराम है, लोहित है और सुबनसिरी है और धनसिरी है, जिसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक, यानी कि लोहित तथा सुबनसिरी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बाराम नदी जो है मणिपुर से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में यह प्रवेश करते हैं। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के जलायल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट दोस्तों, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और यह कथन है, जबकि कारण है कि यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। नीचे दिए गए कूट में अपना उत्तर चुनना है, तो क्या हो जाएगा? एक गलत है और आर क्या है? सही है, यानी कि यह एक भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा नदी, ये बिल्कुल सही है। हालांकि नर्मदा और ताप्ती यह डेल्टा नहीं बल्कि
एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है और भ्रंश से प्रभावित होने के कारण उसके गाद का अभाव होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 92 संविधान संशोधन 2004 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो एक से अधिक। मूल रूप से संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92 संविधान संशोधन 2004 के द्वारा संथाली, डोंगरी और मैथिली बोडो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। इस प्रकार वर्तमान में कुल 22 जो है भाषा 8वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है भारत के राष्ट्र प्रमुख जो वंशानुगत नहीं होते। वंशानुगत क्या होते हैं? राष्ट्र प्रमुख जो है भारत के नहीं होते हैं। गणतंत्र का अभिप्राय है कि भारत के राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट की भांति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। हालांकि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सही कथन कौन सा है? यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि इसका जो क्या हो जाएगा प्रस्तावना यानी कि डी हो जाएगा। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया। कब तक? तो कितनी बार संशोधन? तो केवल एक बार। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, कितने प्रकार के? 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार के स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रस्तावना को डॉक्टर के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन पत्री कहा था, जबकि भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ है? आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है। तो प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का उल्लेख, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में आर्थिक जो है न्याय, तो आर्थिक न्याय जो है इसका उल्लेख प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय नागरिकों तथा विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो है यह क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार जो प्राप्त है वह अनुच्छेद 14 यानी कि इसका इसलिए डी हो जाएगा आंसर। 14, 20, 21, 21 के को 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक भारतीयों एवं विदेशियों को मूल अधिकार प्राप्त है, जबकि कुछ अनुच्छेद जैसे 15 का को 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही यह प्राप्त है। नेक्स्ट है दोस्तों संसद राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी निम्नलिखित विषयों में से किसमें संशोधन कर सकती है? तो राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद राज्यों की सहमति के बिना भी उनके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, किंतु उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को। यह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में 3 नए राज्य का गठन हुआ था, उनका क्या नाम है? तो वह जो हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। बिल्कुल एक जो है बिल्कुल सही है। तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, झारखंड 15 नवंबर 2000 और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को किया गया था। भारत में संसदीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है इसका क्या अभिप्राय है? तो संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। तो भारत में संसदीय व्यवस्था जिसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वे राष्ट्र के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचेगा कितना? तो यह पहुंचेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर है तो वह पहुंचेगा कितना? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य से लगभग सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक कहते हैं, जिसकी मान 14,95,97,870.7 किलोमीटर है और इसका मान मिलियन किलोमीटर में लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है तथा 92,95,058 यानी कि 9,29,55,860.3 मील होता है और लगभग जो है
सूर्य की जो रोशनी है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। अब तक जो है ज्ञात 79 जो है उपग्रह है, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और अलमथिया इसके कुछ अन्य उपग्रह हैं। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, यह 7 वर्षों में। कितने वर्षों में दोस्तों? तो यह 7 वर्षों में अकबरनामा का पूरा किया गया था अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा जो कि अकबर की आत्मकथा है। अबुल फजल द्वारा 1590 ईस्वी में इसकी रचना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, 1596 ईस्वी में पूर्ण हुआ। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि युद्ध संयंत्र तथा वंशीय परिवर्तनों के पंचरों को प्राधान्य देने की अपेक्षा शासित वर्ग को भी समुचित स्थान प्रदान किया था। अकबरकालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास के अध्ययन करने के लिए आईने अकबरी का एक संदर्भ ग्रंथ है। व्याख्या से स्पष्ट है कि अकबरनामा को पूर्ण करने में 7 वर्ष लगा था। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? यह जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश के प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन शासकों में से था जिसने दिल्ली में सल्तनत की नींव डाली थी। नेक्स्ट दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में लाहौर में बादशाही मस्जिद, 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब। नेक्स्ट है दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो में कितनी बार बाढ़ आई थी? तो यह जो है कुल 7 बार। सिंधु सभ्यता में पतन में बाढ़ को प्रमुख कारण माना गया है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कार्य बाढ़ को माना गया है, जो 7 बार आई थी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पालकालीन मूर्तिकला की विशेषता नहीं है? यह हो जाएगा, इस काल में मूर्तियों के चारों तरफ से तराशा गया था। ये बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि अधिकांश मूर्तियों का निर्माण काले बेसाल पत्थर से किया गया है, बिल्कुल सही है। मूर्तियाँ लेख युक्त तथा तिथि युक्त होते थे और इस काल के प्रमुख मूर्तिकार धीमान तथा बिठपाल थे। नेक्स्ट है सरवन बेलगोला कहाँ स्थित? सरवन बेलगोला की हम बात करें कर्नाटक में स्थित हो जाएगा दोस्तों। सरवन बेलगोला नामक स्थान कर्नाटक में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों के दौरान अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपते हुए एक सन्यासी के रूप में अपना शेष जीवन सरवन बेलगोला में व्यतीत किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है? तो यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन भारतीय सभ्यता 3250 से 1800 ईस्वी पूर्व के मध्य विकसित भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से चान्होदरो स्थल में जो पाए जाते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चान्होदरो में लिपस्टिक, मनका ये सब पाया जाता है। तो चान्होदरो में सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, झूकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति भी अवशेष मिले। चान्होदरो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले। यह सिंधु सभ्यता का स्थल है और इसकी खुदाई मनका, लिपस्टिक, कंघी, वक्राकार ईंट, काजल ये सब जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा धर्म यात्राओं के समय अनुसरण किए गए मार्ग में पड़ने वाले स्थल का क्रम कौन सा है? यह जगह गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और कपिलवस्तु। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने आखेट एवं बिहार यात्राओं की जगह धर्म यात्राओं की शुरुआत की। स्वयं भी बुद्ध से संबंधित स्थलों की यात्रा की थी। उसकी यात्राओं के क्रम है गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने पुस्तक जो है शाइनिंग सिख यूथ आई इंडिया का विमोचन किया? यह है राजनाथ सिंह।
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया था। और इस पुस्तक को पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रवलिन सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें भारत में सिख युवाओं की 100 प्रेरणादायक और प्रेरक सफलता की कहानी शामिल है, जिसमें अपने अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किया गया है। बाजरा मिशन का संबंध किस राज्य से दोस्तों? तो बाजरा मिशन हो जाएगा छत्तीसगढ़। कहाँ था? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की। तो बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों यानी कि छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना था और यह पहल राज्य को भारत के बाजरे का हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री के विजन की दिशा में एक कदम है। मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और राज्यों के 14 जिले के कलेक्टरों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना? यह हो जाएगा जहानाबाद। कौन सा? जहानाबाद। जहानाबाद बिहार का पहला 100% जो है डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना। नेक्स्ट है हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो डगमारा परियोजना जो है यह कोसी नदी हो जाएगा दोस्तों। कौन सी नदी? कोसी नदी। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना कोसी नदी पर प्रस्तावित है। कोसी बेसिन में विद्युत संकट दूर करने के उद्देश्य से प्रस्तावित डगमारा जल विद्युत परियोजना को अब भपटियाही दुधेला में स्थापित करने को लेकर DPR बनाया जा रहा है, जो 126 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लोलक की कालावधि जो निर्भर करती है किस पर? यह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की जो कालावधि है यह लंबाई पर निर्भर करेगा। और दोलन करता हुआ लोलक किसी एक बिंदु से जितना समय बाद पुनः वापस आ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो आवर्तकाल कहा जाता है। लोलक के आवर्तकाल लोलक की लंबाई गुरुत्व जनित त्वरण के स्थानीय मान पर निर्भर करता है, अर्थात लोलक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी लोलक अपना एक चक्कर पूरा करने में उतना ही ज़्यादा समय लेगा। विद्युत शक्ति की SI जो इकाई क्या है? तो यह वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति वाट। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्द्रता जो है किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता जो हाइग्रोमीटर से मापा जाएगा। किससे? हाइग्रोमीटर आर्द्रता। और इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की मापन की जाती है। आवृत्ति को किससे मापा जाएगा दोस्तों? तो आवृत्ति जो है यह जो है देखिए कोई आवृत्ति घटना या बार बार दोहराई जाने वाली घटना है इसके समय में जितनी बार घटित होती है उस घटना को आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति की किसी साइनाकार तरंग की कला परिवर्तन के दर के रूप में समझ सकते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज। नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है यह होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन के कारण। इसका क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन के समस्थानिक हीलियम के निर्माण करते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा निर्माण होती है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसके ऊपर से भाप गुजरती है जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो कौन सा हो जाएगा? तांबे। तांबा एक भौतिक तत्व है। इसका संकेत की अगर हम बात करें तो Cu हो जाएगा, कॉपर। और परमाणु संख्या तांबा के 29 है, हालांकि परमाणु भार 63.5 है। यह एक तन्य धातु है तांबा। इसका प्रयोग जो है विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से की जाती है। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबा का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले धातु और मिश्र धातु तांबे और कांसे जो कि तांबे और टीन से मिलकर बनता है, इसका नाम आता है। तांबा धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। सुचालकता की श्रेणी में चांदी के बाद दूसरे क्रम में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से लौह में से बेलाडीला में किसका जो खनन होता है? बेलाडीला हेमाटाइट हो जाएगा, यानी किसका? 1 नंबर बिल्कुल सही। हेमाटाइट लौह
लोहे के जो है ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 का खनिज रूप है। यह आमतौर पर पत्थर और मिट्टी में पाया जाता है। धरती में सबसे अधिक मात्रा में लोहा हेमाटाइट के रूप में ही पाया जाता है और यह शुद्ध लोहे से ज़्यादा कड़ा होता है। यह कुछ हद तक धातुओं की तरह चमकीला भी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण धातु तत्व के लिए होती है? यह कौन सा हो जाएगा? 2 एस्प्रीन जो है कहाँ से मिलता है? यह हो जाएगा एस्प्रीन यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्प्रीन जिसे सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए, दर्द निवारक के रूप में, ज्वार कम करने के लिए ज्वार शामक के रूप में और शोध निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। एस्प्रिन पेड़ और लेटेक्स से प्राप्त होता है। यह एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वार होने पर दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? हीरा जो है सबसे कठोर है। हीरा एक पारदर्शी है, रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए यह बहुत कठोर होता है। प्राकृतिक हीरा पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग कई उद्योगों तथा आभूषणों में किया जाता है। हीरे की अगर हम बात करें, केवल सफ़ेद ही नहीं होते, अशुद्धियों के कारण इसका शेड नीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा और काला भी होता है। यह हीरा सबसे दुर्लभ है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएगा, जो कि 1777 से लेकर 1857 ईस्वी तक थे। बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले में रोहिणी नामक जगह पर अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो बगावत करके अंग्रेज अफसरों को मार डाला था। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो लाहौर अधिवेशन हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। यही रहता कि 1929 ईस्वी में तो हो जाता कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार जो गाया गया था? यह हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी। भारत सेवक समाज की स्थापना जो है कौन किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना की हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 12 जून 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढांचे से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट है दोस्तों, वाणिवास का युद्ध किन किन जो है के मध्य लड़ा गया? तो वाणिवास का युद्ध जो है यह अंग्रेज था फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। इसके पीछे तो वाणिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और इस युद्ध में फ्रांसीसी की पराजय हो गई और अंग्रेज जीत गया था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकोट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लारी ने किया था। तो वाणिवास का युद्ध 1760, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आयरकोट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली। नेक्स्ट दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो मीर कासिम था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में होता है। बंगाल के नवाब मीर कासिम और औरंगजेब के मध्य हुआ था। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाने के बाद नए जो है टीवी चैनल का इसका क्या नाम है? यह हो जाएगा संसद टीवी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा टीवी को एक कर दिया गया था। रिटायर्ड IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका CEO नियुक्त किया गया है और इसके विलय के बारे में पिछले साल जून के महीने में सूचना दी गई थी। दोनों चैनलों के विलय के लिए पिछले साल नवंबर माह में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था। इस पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों का विलय कर दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यह 12 जून को मनाया जाता है। कब? तो 12 जून को मनाया जाता है। बाल मजदूरी को रोकने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत हुई। हर साल 12 जून को मनाया जाता है और बाल
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत जो है 2002 ईस्वी में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। इस बार वीक ऑफ एक्शन को मनाया जा रहा है, यानी कि 10 जून जिससे शुरू हुआ है। रिपोर्ट में बाल मजदूरी में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी की ओर इशारा किया गया है, जो पूरी दुनिया के कुल बाल मजदूरों की संख्या से आधे से अधिक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक जो कि 2021 से 30 में का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? यह जगह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन। तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है, जो 2021 से लेकर 30 तक चलने वाला है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सह नेतृत्व में होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2019 में जो प्रस्तावना घोषणा किया है। लोगों और प्राकृतिक लाभ के लिए दुनिया भर में लाखों हेक्टेयर पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और पुनर्निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है दोस्तों कि चीनी की कीमत में, मैथ का प्रश्न है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाती है तो चीनी के उपभोक्ताओं में कितना परसेंट की कटौती करनी होगी कि चीनी पर होने वाले खर्च जो है क्या होना चाहिए? समान। देखिए 25% कमी है तो क्या हो जाएगा? सॉरी वृद्धि है तो 25 बट वृद्धि है तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा तो 125 और गुना 100 तो 25 पंचे 125 और 5 20 पंचे 100, इसका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दोस्तों, 10 मित्र आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? यह जस्ट दरोगा जो पिछले साल होता है, इसमें एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था, तो वही क्वेश्चन यहाँ दोहराया गया है कि 10 मित्र आपस में हाथ मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 उसमें 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 9। अब बट्टे कर देंगे 2 से, कट गया 5 9 5 45, सी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दोस्तों, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है तो पुल को जी लंबाई तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कितना मिनट में दिया हुआ, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको बदल देंगे किसमें? मीटर पर सेकेंड में, तो 25 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 बटे 18 से क्या करें? इसको गुना कर देना है और पुल की लंबाई है तो क्या हो जाएगा? 25 बटे 8 गुना 15 गुना फिर 60 तो ये 1250 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 500 और 1000 के बीच कितनी संख्या जो 13 से विभाज्य। तो सबसे पहले 13 से विभाजन के देखेंगे 5 से आगे कौन कौन है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 507 520 और उसके बाद लास्ट जो है 998। इसी के बीच हमको देखना है 13 से कितना विभाज्य है। इसको AP वाला जो फार्मूला है, यानी कि AN बराबर फार्मूला होता है AN बराबर A + n-1 इंटू डी। इस पर अगर आप बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? निकल कर आ जाएगा 38, यानी सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया तो परिकलन में कितना प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगा? तो इसको जो है इसका वैसे तो 64 आंसर दिया हुआ है, इसका इस प्रकार आप हल कर करके इसका जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है किसने जीता? यह है जीशान ए लतीफ़ के द्वारा जीता गया था। जीशान ए लतीफ़ ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC संघर्षों के दस्तावेजीकरण के लिए फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो भारत के गुरुग्राम में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा अनुप्रयोग को प्रोत्साहन करके सौर ऊर्जा के लाभों के उपयोग करने के लिए एक वैश्विक बाजार प्रणाली बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से लेकर कब तक G20 की अध्यक्षता करेगा? G20 की अध्यक्षता यह 30 नवंबर 2023 तक करने वाला है। 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय और इसके संबंधित रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी थी। सचिवालय भारत की आगामी G20 अध्यक्षता को सुचारू संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए प्रभावी होगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया? तो वो वित्तीय सेवा विभाग के थे। उनका नामांकन 16 फरवरी 2022 ईस्वी से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा और उन्होंने पांडा का स्थान लिया, जिन्हें 31 जनवरी 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर? यह हो जाएगा तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु को पछाड़ते हुए तेलंगाना भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। 2014 ईस्वी में तेलंगाना राज्य में स्टार्टअप स्टेट की मनोवृत्ति के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट दोस्तों, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? यह हो जाएगा प्रोफेसर आलोक चक्रवर्ती। प्रोफेसर आलोक चक्रवर्ती बिरसा मुंडा जनजातीय नायक के लेखक हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका विमोचन किया। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? यह हो जाएगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है। दिल्ली सरकार अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना बना रही है। 2022-23 के शैक्षिक सत्र के लिए हॉबी हब स्थापित करने की परियोजना को सिंगल शिफ्ट के सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? यह हो जाएगा चीन। इसका जो है चीन लॉन्च किया है गाओफेन को। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन से शहर ने पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी की है? यह हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर ने पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी की है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है किस शहर में खोला गया है? यह हो जाएगा हैदराबाद। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में खोला गया। तेलंगाना सरकार ने बहु हितधारकों के साथ मिलकर हैदराबाद में फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब खोला। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की फतह की? कामी रीता शेरपा हो जाएगा। नेपाली पर्वतारोही है यह कामी रीता शेरपा। इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पुराने जो पारंपरिक दक्षिण पूर्वी रिज मार्ग को लिया है। कामी रीता शेरपा 1994 ईस्वी में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे को सफलतापूर्वक उगाया। निम्नलिखित में से किस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को इस मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया था? यह हो जाएगा अपोलो मिशन। वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे को सफलतापूर्वक उगाया है और इस मिट्टी को अपोलो मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था। यह चंद्रमा पर और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के दौरान भोजन उगाने और ऑक्सीजन बनाने की दिशा में एक पहला कदम। नेक्स्ट है दोस्तों, वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंटल मूवमेंट की शुरुआत जो किसने किया था? यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। पिछले साल ग्लासगो में पार्टी COP26 के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लाइव का विचार पेश किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने अपनी परमाणु सक्षम मध्यवर्ती दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया वो था अग्नि-4। कौन था? अग्नि-4। नेक्स्ट है दोस्तों, कैंसर निदान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हो जाएगा कहाँ? तो कोच्चि हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कोच्चि में कैंसर के निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, जो व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला है। कैंसर निदान अनुसंधान के लिए कॉर्किनोस हेल्थकेयर के उन्नत केंद्र के एक केंद्रीय प्रयोगशाला के रूप में काम करेगी। केरल की राजधानी की हम बात करें तिरुवनंतपुरम जगह राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ है? यह हो जाएगा नई दिल्ली। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित करने की घोषणा की है। ई कचरा इको पार्क का विकास पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री
गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक बुलाई है। दिल्ली के पड़ोसी होलांबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने के लिए लगभग 21 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 41वां बिलाडी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता दिया? अरविंद चिदम्बरम। भारतीय ग्रैंडमास्टर अरविंद चिदम्बरम 41वां बिलाडी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन का खिताब जीता। अरविंद चिदम्बरम पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन भी है। विश्व शतरंज संघ की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में प्रमुख राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर यह कौन रहा? कर्नाटक हो जाएगा। नीति आयोग की अगर हम बात करें, नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक के तीसरे संस्करण में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ ने अपनी अपनी श्रेणियों में टॉप किया। कर्नाटक प्रमुख राज्य की श्रेणी में शीर्ष पर और मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष पर रहा। हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों में और शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और प्रमुख राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना और हरियाणा का पहला स्थान। नेक्स्ट दोस्तों महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। बिल्कुल 20 का सही है। भारत में इससे पहले 2013 ईस्वी महिला विश्व कप हुआ था। महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश और 2026 में इंग्लैंड में होना है। पहली महिला T20 चैंपियनशिप 2027 श्रीलंका में होगी। पहली महिला T20 चैंपियनशिप। नेक्स्ट दोस्तों मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो यह हो जाएगा खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यह बताया जाने वाला यह प्लांट 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। यह परियोजना 3000 करोड़ रुपया से अधिक की है और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर जो प्लांट तेलंगाना में जो चालू है। मध्य प्रदेश की हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल मंगू भाई छंगू भाई पटेल। राजकीय पशु बारहसिंघा और राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर है। नेक्स्ट दोस्तों किस देश ने अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? यह हो जाएगा भारत। कौन सा देश जीता? भारत। तो भारत ने अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? तो भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराया था और पुरकीरत सिंह ने 4 जबकि हिमांशु झांगड़ा ने 1 गोल किया था। भारत ने लगातार दूसरी बार यह प्रतियोगिता जीता। नेक्स्ट दोस्तों भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दिया जाएगा प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। शतरंज खिलाड़ी हैं यह प्रणव रोमानिया, जिसको वी प्रणव कहते हैं। ये टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चेन्नई के 15 वर्षों के वी प्रणव ने रोमानिया के बाइया मारे में लिम्पेरिया ओपन जीतकर अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर जो है नॉर्मन हासिल किया। वी प्रणव तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। उनसे पहले विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने भी इसी राज्य से ग्रैंड मास्टर बने। तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव जून ने भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने और भरत सुब्रमण्यम जनवरी में देश के 73वें जो है ग्रैंड मास्टर बने थे। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन का जो सेशन है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक यू।